8. शाम के 5 बजे थे। अथर्व अपनी छत पर पीसफुली टहलने आया था, पर पहले उसका बीपी बढ़ाने के लिए आयशा भाभी दिख गई थी और अब उसकी मम्मी ने ऐसी आवाज लगाई थी कि अथर्व की टांगे कांपने लगी थी। अर्थू नीचे आजा, पापा जल्दी आ गए हैं। अथर्व पापा के सामने हाथ पीछे करके खड़ा था। सुनीता आंटी उनके घर में घुसते ही उन्हें चाय दे गई थी। पापा सोफे पर बैठे थे, हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बंद टीवी में पता नहीं क्या देख रहे थे। अथर्व को लग रहा था जैसे पापा कोई टाइम बॉम्ब है और ये टीवी का रिमोट नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव का रिमोट है। ऐसे ही वेट करते करते 5 मिनट बीत गए तो अथर्व ही बोल पड़ा, पापा कुछ तो बोलो। पापा का बॉम्ब फट गया। क्या बोलूं? बोलने लायक छोड़ा है तुमने? शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं है। उसकी तो बात छोड़ो, थोड़ा सा लिहाज था वो भी खत्म कर दिया है तुमने। कैसे बेटे हो तुम? बाप ही को चूना लगाते हो। अथर्व ने इधर उधर देखा कि मम्मी दरवाजे के पास कान लगाकर सुन तो नहीं रही थी। नहीं ना पापा, मैंने सच में उसे पैसे दिए थे, वो साला पार्किंग वाला। पापा ने हाथ के इशारे से अथर्व को आवाज कम करने के लिए बोला, धीरे बोल, मेरे घर में भी मेरा मजाक बनवाएगा सुअर। मैंने सच में उसे पैसे दिए थे, वो साला पार्किंग वाला भाग गया पापा। वो बहुत से बच्चों को चूना लगाकर भागा है। पापा ने टीवी ऑन करते ही म्यूट कर दिया। वो कुछ ऐसे ही चैनल बदलते रहे। अथर्व वैसे ही हाथ बांधे खड़ा था जैसे 2nd क्लास के बच्चे हेडमास्टर के सामने तब खड़े होते हैं जब हमारी कॉपी चेक करनी होती है। पापा ऐसे फटाफट चैनल चेंज कर रहे थे जैसे अथर्व को डांटने के लिए स्क्रिप्ट टीवी पर ढूंढ रहे हो। लास्ट में उन्होंने फिर टीवी बंद किया और बोले, तुम्हारी माँ तो अब तुम्हें होशियारपुर तो भेजेगी, उससे तो तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। सही है, करो फैक्ट्री में काम। 60,000 तो डुबा ही चुके हो। अब तुम्हारा मामा कम से कम 2 लाख मांगेगा, वो भी कुएं में डालो। जाओ, तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे स्ट्रेस के सिवा दिया ही क्या है। अथर्व के मन में बहुत कुछ आया पर वो बोला नहीं। बेटा तो बर्बाद है ही, अब और सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारे मामा को सिर्फ और सिर्फ नशा करना आता है और दूसरे के पैसों पे ऐश करना आता है। फैक्ट्री तो बस नाम की है, बेकार ही 60,000 रुपए दिए। पापा आप 60,000 की टेंशन मत लो, ये पैसे मैं आपको दूंगा, मैं रिटर्न करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। पापा 2 सेकंड तक अथर्व का मुंह देखते रहे। अथर्व को लगा कि कहेंगे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने ऐसा कहा वही बहुत है, पर पापा ने जवाब दिया, तुम्हारा प्रॉमिस मानूं? तुमने तो ये भी प्रॉमिस किया था कि अब कायदे से रहोगे। और फिर बाइक लेते टाइम क्या बोले थे? पापा बाइक दिला दो, कभी कहीं नहीं ठोकूंगा। और अभी 60,000 लेते टाइम भी तो तुमने। अरे यार पापा कह रहा हूँ ना, दे दूंगा आपके 60,000। तभी बैठक में मम्मी की एंट्री हो गई। दोनों आदमी एकदम चुप हो गए। कौन से 60,000 की बात हो रही है जी? आपने इसको 60,000 दिए? नहीं, वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं। तुम कुछ खाने को दे दो। पापा ने मम्मी को भगाने की कोशिश की। वो सोफे पर आराम से बैठ गए। अरे ऐसे कैसे मेरे मतलब की बात नहीं है जी? वो मैंने पापा से शर्त लगाई थी कि मैं ऑल सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा। अच्छा अरे 2-5 रुपए की शर्त लगा लेता, सीधे 60,000 की शर्त लगा दी। नहीं नहीं, तुझे झूठ बोलना नहीं आता अर्थू, कोई और बात है। ए जी आप बताओ ना, 60,000 का क्या मैटर है? अरे तुम समझती नहीं। अरे वो एक्चुअली मेरी बाइक टूट गई थी ना, तो मैंने कहा था कि मुझे 60,000 चाहिए। ओह हाँ, ये बात हो सकती है। ऐसे बेकार की शर्तें लगाता है तू। जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ, जा। अथर्व अपनी जगह से हिला ही था कि सुनीता आंटी पापा के पास खिसकती हुई आई और बोली, सुनो जी, मेरा भाई कह रहा था कि अर्थू को तुरंत भेज दो, जितनी जल्दी काम सीखे उतना अच्छा है। मम्मी आपने भी मामा से क्यों बता दिया कि मैं फेल हो गया हूँ? पापा से तो बात हो जाने देते। अरे पूरे मोहल्ले को पता चल गया है, तेरे पापा को 10 लोगों ने बताया होगा। और तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? जा पानी ला। पढ़ाई इनसे होती नहीं, बस बहस करवा लो, जा। अथर्व बेचारा फ्रिज से बोतल निकालकर इमेजिन करने लगा कि होशियारपुर में उसके साथ कैसा टॉर्चर होने वाला है। वो बैठक में वापस पहुंचा और बोतल टेबल पर रख दी। नहीं जी, वो होशियारपुर वाली डायरेक्ट मत करवाओ, उस ट्रेन में कभी कंफर्म सीट मिलती कहाँ है। आप वो जलंधर तक की वंदे भारत करवा दो, जलंधर से इसका मामा लेने आ जाएगा। पापा ने अथर्व का मुंह देखा, वो नजर नीचे करके खड़ा हो गया। इसका मुंह देखो, ये मुंह देखकर लगता है कि इन्हें वंदे भारत में भेजा जाए। बोलो, नॉर्मल कोई सस्ती वाली ट्रेन करवा देंगे।
अथर्व इतना कलप गया कि वहाँ से जाने लगा। कल रात तुम यहाँ से निकल रहे हो, अपनी पैकिंग कर लेना, वरना खाली हाथ भगा दूंगा। अथर्व अपने रूम में आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं अपने घर वापस पहुंचा ही था कि मम्मी ने आते ही एक और काम बता दिया। बड़े अच्छे टाइम पर आया है पार्थू। चल पानी की बॉटल्स भर के फ्रिज में लगा दे बेटा। मम्मी, मैं बॉटल तो भर दूंगा, पर एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोल ना, क्या चाहिए तुझे? मुझे सीए बनना है, फाइनल है। पापा को समझाओ ना। मम्मी ने मेरे हाथ से बॉटल छीन ली और खुद भरने लगी। तुझे पता है ना, तेरा बाप नहीं चाहता कि तू सीए की तैयारी करे, फिर क्यों लजना चाहता है? यार माँ, उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। बच्चे भागते हैं सीए की पढ़ाई का नाम सुनते ही। मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। सीए बन जाऊंगा तो किसका नाम होगा? उन्हीं का तो होगा ना। वही तो सबको बताएंगे फिर, देखो मेरे बेटे ने क्या तीर मारा है। और अगर नहीं हुआ तो? मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? आप नहीं जानती कि मैं बचपन से क्या करना चाहता हूँ। चाहने और करने में फर्क होता है बेटा। तेरे पापा इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तू प्रिपरेशन में अपने 2-4 साल बर्बाद कर लेगा। उनके लिए तो तू आज भी नालायक बेटा ही है ना। नालायक बेटा? उनका बेटा अथर्व होता ना, तब पता चलता कि नालायक बेटा किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो अथर्व को लायक बेटा समझते और आर्मी में भेज देते। मेरे खड़ूस बाप की एक ही फैंटेसी थी कि उनका बेटा जब आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करेगा तो वो लायक बेटा कहलाएगा। लेकिन मैंने तो पैदा होने के 5 साल बाद ही शौक दे दिया था, क्योंकि मेरी आंखें खराब थी। फिर मेरी हाइट भी नहीं बढ़ी, मैं मोटा भी हो गया और मेरे बाप को मेरी मनी माइंडेड होने से चिढ़ होने लगी। वैसे उन्हें चिढ़ तो हर एक चीज से होती थी। वो खुद आर्मी में हाई रैंक पाना चाहते थे, पर ड्यूटी के 3 साल बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। तब से अब तक एक सिक्योरिटी कंपनी में हेड ऑफ सिक्योरिटी तो बन गए, उन्हें यूनिफॉर्म भी मिल गई, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो वो टीवी में आर्मी ऑफिसर्स की देखा करते थे। मेरे बाप के राइट लेग में थोड़ा सा लिम्प था। बचपन में जब वो मुझे मारना शुरू करते थे तो मुझे लगता था कि ये मुझे तब तक मारेंगे जब तक मेरे पैर में लिम्प नहीं हो जाता। मैं एक्टिंग करके लंगड़ाने लगता था और वो चिढ़कर गुस्से में ज्यादा मारने लगते थे। खैर, बहुत हुआ सैड फ्लैशबैक, क्योंकि अथर्व रात 11 बजे ही छत पर सोने चला गया। आयशा भाभी ने 3 बजे आने को कहा था, मतलब उसे 4 घंटे टाइम पास करना था। उसने पहली कॉल स्वीटी को लगाई। उसने फोन नहीं उठाया तो अथर्व ने वॉइस नोट भेजा। कहाँ गायब है तू? मैं हॉस्पिटल से वापस भी आ गया, एग्जाम्स भी हो गए, फिर भी ना तूने फोन उठाया ना कोई बात। कैसी है, क्या हुआ? 2 मिनट के लंबे इंतजार के बाद उसका रिप्लाई आया। सॉरी अथर्व भैया, वो मेरा एडमिशन हो गया है ना, तो नया नया कॉलेज है, इसीलिए टाइम ही नहीं मिलता। अथर्व ने बाकी बात सुनी ही नहीं। वो भैया सुनकर ही शॉक्ड हो गया। भैया? अर्थव भैया कब से हो गया मैं? तू फोन उठा, मुझे बात करनी है। अब 5 मिनट के लंबे गैप के बाद रिप्लाई आया। सॉरी अथर्व, वो मुंह से निकल गया। हम कल बात करते हैं ना, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। अथर्व इतना शॉक्ड हो गया, उसने सीधे मुझे कॉल मिलाया। अबे सुन, स्वीटी तो ऐसे बात कर रही है जैसे 20 साल से साउथ दिल्ली में रहती हो। दिल्ली की हवा लग गई भाई। तू बता, घर का कैसा माहौल है? उसने रोते गाते बताया कि उसको कल होशियारपुर के लिए निकलना है। ओह सैड, नेवर माइंड। आयशा का क्या हुआ? वो 3 बजे आएगी। तौबा, कितने दिन बाद मिलूंगा। हाँ, पर अपनी एक्सरसाइज के बाद उसको पूछो कि ये चोट कैसे लगी। पता चला सेक्स करके सो जाए। साले एहसान फरामोश है। कौन सा फारमोस्ट? फारमोश नहीं साले, फरामोश। अब चल बकचोदी छोड़, फोन रख, मुझे सुहानी से बात करनी है। साले, अब दोस्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदी। अबे ओ सस्ता अक्षय कुमार, तुझे से सीखी है ये कि पहले लड़की फिर दोस्त। चल अब फोन रख। अथर्व को पता ही नहीं चला कि कब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते सो गया। रात 3 बजे आयशा ने उसको जगाया। उठो, उठो अथर्व, उठो ना। आज भी सोते रहोगे तो कल अफसोस करोगे। उठो। अथर्व ने इंस्टाग्राम पर पता नहीं कौन सी वीड्स उंगली थी कि वो हिलाए नहीं हिल रहा था। वैसे उसके ना उठने की एक जेन्युइन वजह भी थी कि उसका पूरा दिन स्ट्रेस में निकल गया था। आयशा वापस जाने के लिए उठने लगी, फिर उसे एक आइडिया आया। वो सीढ़ी वाले दरवाजे की तरफ चल दी।